ये सिक्किम सीरीज का एपिसोड 6 है, जिसमें गंगटोक लोकल साइट सीइंग यानी गंगटोक में टूरिस्ट प्लेस घूमेंगे, जैसे हनुमान टोक, गणेश टोक, तासी व्यू पॉइंट, रोपवे राइड, बागथांग वाटरफॉल, बन झाकरी फॉल्स, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर, ड्रुल चोर्टेन स्तूपा, गोंजांग मोनेस्ट्री देखने चलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलें गंगटोक के स्थानीय दर्शन स्थल की ओर चलते हैं। ये एमजी रोड के पास पार्किंग के लिए लोकल टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से गंगटोक के टूरिस्ट स्पॉट घूमने के लिए प्राइवेट और शेयरिंग टैक्सियाँ मिलती हैं। इसके अलावा वाजरा टैक्सी स्टैंड से भी छोटी बड़ी कारें मिल जाती हैं। आमतौर पर 4 सीटर रिज़र्व कार 1000 से 2000 और 10 सीटर 2000 से 3000 रुपये के आसपास चार्ज लगता है इनका। ये डिपेंड करता है कि आप गंगटोक के 7 टूरिस्ट पैलेस देखना चाहते हैं या 10। सीज़न के हिसाब से ये चार्ज ऊपर नीचे होते रहते हैं। पार्किंग के पास बाइक हायर का बोर्ड लगा है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बोर्ड लगा था तो दिखा दिया। आमतौर पर स्कूटी का 1000 रुपये और बुलेट बाइक का लगता है 1500 रुपये पर डे के आसपास। अब हम गंगटोक से आसपास के टूरिस्ट पैलेस देखने के लिए निकल चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हनुमान टोक की ओर जा रहे हैं, जो गंगटोक से करीब 8 किलोमीटर दूर है। वहाँ हम थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे, इसलिए चलते चलते मैं अपनी सिक्किम टूर के अनुभव को शेयर कर देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने ये टैक्सी डायरेक्ट बुक नहीं की थी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको थोड़ा फालतू लग सकता है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके टूर पैकेज में कुछ चेंज हो जाए, कुछ एंड टाइम पर जो है प्लान थोड़ा बदलाव हो जाए, तब कैसे डील करनी है मैं उसके बारे में यहाँ बता रहा हूँ। तो मित्रों, मेरा सिक्किम का पैकेज 6 दिन 5 रात का हुआ था 13,850 रुपये में, जो कि बाद में इन्हीं रुपये में एक दिन बढ़कर 7 दिन और 6 रात का हो गया। अब ये एक दिन कैसे ऐड हुआ, इसकी अलग कहानी है, जो आप सिक्किम सीरीज के एपिसोड 3 में देख सकते हैं। गंगटोक लोकल साइट सीइंग मेरे पैकेज में ये शामिल नहीं था, तो फिर कैसे जुड़ा? देखिए, हुआ ये था कि मैं नॉर्थ सिक्किम का टूर करके रात को वापस गंगटोक लौटा और अगले दिन सुबह यानी 5वें दिन नाथुला पास जाना था। लेकिन टूर एजेंट का जो है रात को मैसेज आया कि कल मौसम ख़राब है और आने वाले कुछ दिनों तक भी जो है नाथुला पास खुलने की संभावना नहीं है। तब एजेंट बोले कि नाथुला पास के स्थान पर हम आपको रवांगला या नामची घूमने का ऑप्शन देते हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। मैं दुखी था क्योंकि नाथुला पास देखना था, लेकिन भाई साहब मौसम के आगे किसी की कब चली है, मैं कर भी क्या सकता था। तब मैंने कह दिया कि ठीक है, चलो वहीं घुमा दो। इसके बाद मुझे सुबह को रवांगला जाने वाली टैक्सी की डिटेल भेजी गई। मैंने उसमें से ड्राइवर को फ़ोन लगाया, वो बोले कि हम तो गंगटोक से निकल चुके हैं। मैंने फिर टूर एजेंट को कॉल किया कि आपने जिस गाड़ी वाले का नंबर भेजा था वो तो रवांगला के लिए निकल चुकी है, अब बताओ क्या करना है। वो बोले कि सॉरी, हमारी गलती है, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी हो तो गंगटोक लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं, मतलब नामची के बदले गंगटोक लोकल साइट सीइंग। मेरे पास लिमिटेड टाइम था। नाथुला तो मौसम की वजह से कैंसिल हो गया, नामची की टैक्सी निकल चुकी थी, ये रुपए वापस करने वाले थे नहीं, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, चलो फिर गंगटोक ही घुमा दो। इस तरह डे 5 में मैं गंगटोक के टूरिस्ट पैलेस घूम रहा हूँ। इसलिए मैं बोला कि गंगटोक लोकल टूर मेरे पैकेज में ऐड नहीं था, जो कि बाद में हुआ। मेरा टूर पैकेज कुछ इस तरह का था। डे 1 में गंगटोक में स्टे, डे 2 लाचेन, 3rd डे में लाचुंग, 4थे दिन गंगटोक वापस रिटर्न होना था, 5वें दिन नाथुला पास में जो है घूम कर आना था, लेकिन नाथुला पास की जगह अब हो गया गंगटोक लोकल साइट सीइंग।
छठे दिन भी हमें गंगटोक में स्टे है हमारा और 7वें दिन हम वापस निकल जाएंगे। मेरा ये टूर पैकेज 13,850 रुपये में था। गाड़ी चलते समय ड्राइवर भाई साहब सिक्किम के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो वीडियो में उनकी आवाज़ आ रही होगी। सीधा रास्ता तासी व्यू पॉइंट की ओर जा रहा है, जो कि 5 किलोमीटर है, और साइड वाला हनुमान टोक और नाथुला पास की तरफ है। हनुमान टोक के लिए हम साइड से ऊपर की ओर चढ़ेंगे। नाथुला चेक पोस्ट है। ये नाथुला के जाते हैं नीचे? ये नाथुला का मेन चेक पोस्ट है ना। अच्छा, ये परमिट चेक होंगे। हाँ, परमिट चेक। यहाँ से रास्ते फिर से अलग हो रहे हैं। जैसा वाहन चालक बता रहे हैं कि नीचे नाथुला पास जाने वालों के लिए चेक पोस्ट है और ऊपर हनुमान टोक का रास्ता है, जो कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर है। मौसम पूरा क्लियर नहीं है, आगे कोहरा है। हम गोल गोल घूमकर जो है ऊपर बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ से क्या व्यू नजर आएगा कुछ तो नहीं है। अब हम पहुंच चुके हैं हनुमान टोक मंदिर के एरिया में। पार्किंग फ्री है, यहीं गाड़ी खड़ी करनी होगी। सूज स्टैंड पर जूते उतार कर हमें जाना है। 2 रास्ते बने हैं, एक तो नॉर्मल प्लेन जैसा है और दूसरा सीढ़ियों वाला। प्लेन तो नहीं है ये दूसरा वाला, लेकिन इसमें थोड़ी कम चढ़ाई है। राइट साइड में हनुमान जी की संजीवनी बूटी हाथ में उठाए हुए एक मूर्ति लगी है। इनको प्रणाम कर आगे बढ़ेंगे तो सामने हनुमान टोक लिखा दिखेगा। यहीं से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचेंगे। थोड़ी देर ऐसे ही चढ़ना होगा। सामने संजीवनी लिखा है। इस संजीवनी का हनुमान जी के इस मंदिर से जो है सीधा संबंध है। वो कैसे, आगे बताएंगे। अगर आप चलने में सक्षम नहीं है तो जैसे कि पहले बताया कि नीचे से दूसरे रास्ते से भी ऊपर आ सकते हैं। ऊपर लगे स्पीकरों पर भजन सुनाई देते हैं। सीढ़ियों के बाद इस रास्ते से होकर गुजरेंगे। इसमें जाने आने के लिए डिवाइडर लगे हैं। बजरंगबली जी की कथा को बताती कुछ तस्वीरें टंगी हैं। इन्हें पढ़कर उनके बारे में कुछ थोड़ा आइडिया लग जाता है, जिनको नहीं पता। कुछ लोगों ने यहाँ भी जूते उतार रखे हैं। साइड में पीने के पानी की व्यवस्था है। ये सीता कुंज का स्थान है। यहाँ शायद भजन कीर्तन, सत्संग या कथा आदि होते होंगे। खुला एरिया है, यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। इसके ऊपर जाकर देखोगे तो आसपास का व्यू और भी अच्छा नज़र आएगा। मौसम साफ़ होने पर यहाँ से दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा का नज़ारा भी देखा जा सकता है, जिसकी सी लेवल से ऊंचाई है 8,586 मीटर। सनराइज़ देखने के लिए सुबह 5 बजे से पहले आना होगा। हनुमान जी के मंदिर के अपोजिट साइड में ये भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता जी का मंदिर है। मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए पहले मैं मंदिर में दर्शन करने गया और फिर बाद में बाहर खड़े होकर मोबाइल से जूम करके वीडियो बना ली, जो कि आप देख रहे हैं। राम, लक्ष्मण और सीता जी को नमस्कार करके अब इनके सामने बने हनुमान जी के मंदिर की तरफ चलते हैं। यह है हनुमान जी का मुख्य मंदिर। यहाँ भी फ़ोटो नोट अलाउड है, इसलिए अंदर की वीडियो नहीं बनाई। आप बाहर से ही बजरंगबली जी के दर्शन कर लीजिए। दर्शन का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक है। इनमें बदलाव होते रहते हैं। सी लेवल से 2194 मीटर की हाइट पर हनुमान टोक के बनने की कहानी को जानते हैं। मान्यता है कि काफ़ी समय पहले यहाँ मंदिर नहीं था। एक स्वयंभू यानी कि अपने आप एक शिला या पत्थर प्रकट हुआ था। तभी से सिक्किम और आसपास की जगह के लोग उस शिला की पूजा करते थे। 1950 में इस क्षेत्र में तैनात एक सरकारी अधिकारी अप्पाजी पंत जी को जो है सपना आया कि बजरंगबली जी ने उनको यहाँ मूर्ति एवं मंदिर बनवाने के लिए बोला है, मतलब निर्देश दिए हैं। ऐसा उन्हें सपना आया। तब इसी वर्ष यहाँ पर एक तेजस्वी लाल पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई और 1952 में मंदिर बनवाया गया। स्थानीय भाषा में टोक का मतलब होता है मंदिर, इसलिए इनको हनुमान टोक कहा जाता है। 1968 में इस पूरे एरिया को भारतीय सेना को सौंप दिया गया। तब से भारतीय सेना के 17th माउंटेन डिवीज़न यूनिट मंदिर की देखरेख करती है।
मंदिर परिसर की दीवारों पर हनुमान जी के जीवन को दर्शाती हुई कुछ पेंटिंग्स लगी है, जिनमें कई घटनाओं को चित्रित किया गया है। नीचे हनुमान टोक का इतिहास और झांकियाँ देखने को मिलेंगी, वहाँ चलते हैं। यहाँ और जानकारी मिलेगी कि इस मंदिर परिसर में कब क्या बनवाया गया। ये एक पर्वत को उठाते हुए अपने वीर बजरंगबली जी दिखाई दे रहे हैं। इस मंदिर का इतिहास रामायण काल की इसी घटना से जुड़ा है कि जब लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी जड़ी बूटी लेकर लंका जा रहे थे, तब उन्होंने इसी स्थान पर उतरकर कुछ देर आराम किया था। फिर बाद में वहाँ पर एक लाल पत्थर को हनुमान जी की याद में पूजा जाने लगा। इसके बाद मूर्ति और मंदिर की कहानी तो आपको पता ही है, इसलिए इनको सिद्ध पीठ के रूप में माना जाता है। यहाँ पर अप्पाजी पंत के बारे में 1954 लिखा है, लेकिन इंटरनेट पर लगभग सभी जगह 1950 का वर्ष दर्ज है। चलिए, बजरंगबली जी का आशीर्वाद लेने के बाद अब नीचे चलते हैं। स्मृति के तौर पर यहाँ संजीवनी बगीचा बना है, जहाँ कई तरह के पौधे लगे हैं। नीचे आर्मी की कैंटीन में प्लेन डोसा 60 रुपये, मसाला डोसा 80, मोमोज 50, समोसा 2 पीस 30 और चाय 10 रुपये की है। हम यहाँ से ऊपर गए थे। उन सीढ़ियों के एंट्री गेट से पहले सिक्किम के नामग्याल शाही परिवार का एक शमशान घाट भी बना है, जिसे लुक्स्याम कहा जाता है। हनुमान टोक की पार्किंग में हमारे वाहन चालक ने गाड़ी खड़ी की थी। अब हम उसको वहां से लेकर हनुमान टोक से करीब 3.5 किलोमीटर दूरी पर बने एक और टोक की ओर चलते हैं, वो है गणेश टोक। जैसे कि पहले बताया कि नीचे लेफ्ट वाला रास्ता नाथुल्ला पास की ओर जा रहा है। वहीं पे कुछ अपना स्ट्रैटेजी ले लेता और कुछ अलग सा जगह ले जाता। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कमाल की हरियाली है। सिक्किम भारत का एकमात्र 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। इसके अलावा सिक्किम की ऐसी और भी बहुत सारी खासियत है जो सिर्फ पूरे भारत में यहीं देखने को मिलेंगी। जब भी समय मिले सिक्किम आ जाइए, लेकिन पूरी प्लानिंग करके, कहीं ऐसा नहीं बस बैग उठाया और चल दिए, वरना आपका जो है टूर बेकार हो सकता है अगर जानकारी की कमी होगी तो। घूमते समय जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से घूमें, तभी जो है आनंद आएगा, अन्यथा बहुत सारी समस्या हो सकती हैं। अब सिक्किम टूर में क्या परेशानियां आ सकती हैं उसके बारे में मैं पिछले कुछ एपिसोड में बता चुका हूँ। हमारी ऑल्टो गणेश टोक परिसर में प्रवेश कर चुकी है। खड़ी गाड़ी देखकर पता चल रहा है कि काफ़ी भीड़ हो रखी है। ज़्यादा वाहन होने से पार्किंग में समस्या हो सकती है। यहाँ खाने पीने और ख़रीदारी करने की कुछ दुकानें बनी हैं। सामने गणेश टोक मंदिर है। हम पहले बात कर चुके हैं कि टोक का मतलब यहाँ स्थानीय भाषा में है मंदिर, और ये गणेश जी का है तो वह गणेश टोक। जूते चप्पल उतारकर सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। ये गिफ्ट शॉप है, निशानी के तौर पर कुछ लेकर जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। गणेश जी की छोटे बड़े साइज में मूर्तियां हैं, साथ में हनुमान जी, महादेव जी दिखाई दे रहे हैं। बाकी और भी यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये है गणपति बप्पा मोरया, गणेश जी का मुख्य मंदिर, जो कि सी लेवल से 1981 मीटर की ऊंचाई पर बसे हैं। हनुमान मंदिर की तरह यहाँ अंदर भी फ़ोटो या वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है। मैं तो अंदर जाकर आशीर्वाद ले आया, लेकिन वहाँ की वीडियो नहीं बना सकते। मंदिर का निर्माण 1953 में बताया जाता है। मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है ना, वो छोटा है और वहाँ तक पहुँचने के लिए लेट कर जाना होता है, जिसमें एक बार में केवल एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है। सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक गणपति जी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के पीछे खुले एरिया में शिवलिंग पर नाग विराजमान है, उनके ऊपर जल टपक रहा है और सामने महादेव जी के वाहन नंदी जी बैठे हैं। यहाँ आप जल दे सकते हैं। तो बोलो जय शिव शंकर, हर हर महादेव। चुन्नी बंधी है। जो श्रद्धालु मनोकामना मांगते हैं
वो यहाँ चुन्नी बांधकर जाते हैं और इच्छा पूरी होने पर बंधी हुई कोई भी चुन्नी खोलते हैं। बाहर से गणेश जी का मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से बाहर का व्यू देख लीजिए कितना शानदार लग रहा है। देखिए मौसम तो क्लियर नहीं है, और जब क्लियर होता है तो कंचनजंगा दिखाई देती है। गंगटोक में जहाँ भी ऊंचाई वाली जगह पर जाओगे तो ज़्यादातर स्थानों के बारे में यही लिखा रहता है कि यहाँ से कंचनजंगा का व्यू मिलता है, क्योंकि कंचनजंगा कोई छोटी मोटी चोटी नहीं है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम के कई स्थानों से देखी जा सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं से भी देख लो, मतलब कई जगह बनी है जहाँ से उसका अच्छा व्यू नज़र आता है। गणेश चतुर्थी पर 10 दिनों का उत्सव मनाया जाता है, तब श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ बढ़ जाती है। महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक मंदिर है। इस गणेश टोक को नॉर्थ ईस्ट का सिद्धि विनायक मंदिर की तरह जो है माना जाता है। दुकानों से स्थानीय ड्रेस लेकर फ़ोटो भी चाहे तो यहाँ पर क्लिक करवा सकते हैं। गणेश जी से मिलकर अब तीसरे पॉइंट की तरफ हम आ गए, जो गणेश टोक एंट्री गेट के अपोजिट बना है। ये है बुलबुले में हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इस जू का एंट्री टिकट 25 रुपये है, और अगर आप 5 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं तो टिकट 10 रुपये लगेगा। पार्किंग के लिए अलग से चार्ज देना होगा। खुलने का समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक का है, लेकिन आप लास्ट समय का इंतज़ार ना करें, 3 बजे तक जो है टिकट ले लें, उसके बाद मिलने की संभावना कम रहती है। समुद्र तल से 1780 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये चिड़ियाघर 205 हेक्टेयर एरिया में फैला है, तो सोचो कितना बड़ा होगा। यहाँ पर सिक्किम का राज्य पशु लाल पांडा देखने को मिलेगा, जो बड़ा क्यूट सा लगता है। ये बहुत कम जगह पर पाया जाता है, इसलिए इसको अगर आ रहे हैं तो ज़रूर देखें, अगर ये बाहर नज़र आ जाए तो। साथ ही सिक्किम का राज्य पक्षी ब्लड मोनाल भी मिलेगा। इसके अलावा हिम तेंदुआ, बिल्ली, हिमालयन ब्लैक बियर, तिब्बती भेड़िया, बार्किंग डियर जैसे अन्य कई जीव देख सकते हैं। इस जू की खासियत यह है कि यहाँ जंगल को हाफ नेचुरल यानी अर्ध प्राकृतिक आवास की तरह ढाला गया है। मतलब जहाँ जानवर रखे जाते हैं उन एरिया को काफ़ी हद तक ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिससे कि वो जानवरों को रियल से लगे। जैसे जानवर अपने घर में रहते हैं ना जंगल में, तो उनको ऐसा एहसास यहाँ पर होता है। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क है। इको टूरिज्म और संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए ये अच्छी जगह है। यहाँ संकटग्रस्त कई प्रजातियाँ रखी गई हैं। ये पार्क थर्सडे को बंद रहता है। हाँ, गणेश टोक के पास एक और जगह पर अगर जाना चाहते हैं, डरना चाहते हैं, तो जा सकते हैं स्पोकी हाउस, यानी कि आर्टिफिशियल भूत बंगला, या कहीं दूसरा नाम हॉन्टेड हाउस। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। आप कभी भी इस बीच डर सकते हैं। जैसे ये हॉन्टेड हाउस है, उसके लिए फीस लगेगी। जी हाँ, डर महसूस करने के लिए भी 100 रुपये देने होंगे। अब गणेश टोक से अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो है प्लांट कंजर्वेटरी, जो यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। कोहरा पहले से ज़्यादा हो चुका है। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है, यानी कि यहाँ भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं, मतलब भीड़ है। हम पहुँच चुके हैं प्लांट कंजर्वेटरी। पार्किंग एरिया में कार खड़ी करने का चार्ज लगता है। जी हाँ, गंगटोक लोकल साइट सीइंग के लिए गाड़ी बुक करते समय पहले ही तय कर लें कि बुकिंग अमाउंट में जो है पार्किंग फ़ीस शामिल है या नहीं, क्योंकि लोकल पॉइंटों पर ज़्यादातर पार्किंग चार्ज देना होता है। और एवरेज मानो एक स्थान का 30 रुपये, वैसे तो बढ़कर भी हो सकता है, पर 30 मान लेते हैं। तो अगर आपने शुरू में ही तय नहीं किया तो फिर इसके रुपये ड्राइवर को नहीं, आपको पे करने होंगे। और मान लो अगर आप 7 जगह भी गए
तो 30 रुपये के हिसाब से हो गया 210 रुपये। यानी कि जहाँ आपने 1000-1200 में गाड़ी बुक करी है वहाँ 210 रुपये और देने होंगे। तो इसलिए पहले ही बात कर लें कि भाई हम बुक कर रहे हैं 1000 या 1200 में, जितने में भी है, पार्किंग फ़ीस उसमें शामिल हो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपका खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए सब पहले ही क्लियर कर लें। मैं अंदर आ चुका हूँ क्योंकि ये प्लांट कंजर्वेटरी है, हिंदी में बोले तो वनस्पति संरक्षणशाला या ग्रीन हाउस। और अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो एक ऐसी जगह है जहाँ पौधों को उगाने के लिए सही वातावरण और देखभाल की जाए, या फिर फूल पौधों को दिखाने के लिए जो ग्रीन हाउस बनाया जाता है उसको प्लांट कंजर्वेटरी कहते हैं। ये सिंपल करके मैंने बता दिया। एंट्री फ़ीस 20 रुपये है। 5 साल से कम बच्चों की उम्र के लिए फ्री है। हो सकता है कि फ़ीस में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो गई हो। सिक्किम में 4000 से ज़्यादा वैरायटी के फूल उगते हैं। इनमें आर्किड की 600 प्रजातियाँ और 30 प्रकार के रोडोडेंड्रोन मिलते हैं। सिक्किम के अलग अलग एरिए में खिलने वाले इन फूलों को यहाँ एक ही छत के नीचे देख सकते हैं। बोर्ड पर फ़ोटो के साथ फ्लावर्स के नाम छपे हैं। देखिए, मुझे फूलों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। अंदर फूलों की बहुत सी वैरायटी की प्रदर्शनी लगी है। जिनको फूलों की ज़्यादा समझ और लगाव है उनके लिए तो एक अच्छी जगह है, लेकिन भैया हमारे लिए तो सब फूल एक से लग रहे हैं। मतलब अंतर है, लेकिन जो है हमें ज़्यादा समझ नहीं है फूलों की कि इसका क्या वैज्ञानिक नाम है, ये कौन सा फूल है, और जो है जो भी कुछ होता होगा। हम तो नॉर्मल आपकी तरह ही है भैया। ये वाला फूल कितना चमकदार और ख़ूबसूरत है। ऐसे ही अन्य फूल की भी जो है अपनी खासियत है। प्लांट कंजर्वेटरी में ऊपर की ओर एक वाटरफॉल है, उसे देखने के लिए चलते हैं। पास में बहुत छोटा सा तालाब और उसके ऊपर एक ब्रिज बना है, मतलब साइड में। ये है वो वाटरफॉल, लेकिन इस समय यहाँ पानी ना के बराबर है। मानसून के समय तो यहाँ पानी बढ़ जाता है, लेकिन अब कम है। बैठने और आराम करने के लिए इस तरह के स्थान बनाए गए हैं। प्लांट कंजर्वेटरी जंगल में बना है। जितना आप चलोगे उतना कुछ देखने को मिलेगा। गंगटोक में यहाँ से करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी पर फूलों की एक और जगह देखने को मिलेगी, वो है फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर। लेकिन अगर प्लांट कंजर्वेटरी अगर आपने घूम ली तो जो है फ्लावर एग्जीबिशन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो कुछ हद तक जो है इसी की तरह ही है। वो सेंटर कम एरिया में फैला है, जबकि प्लांट कंजर्वेटरी काफ़ी बड़े में है उसके मुकाबले। तो जब आपने बड़ी चीज़ देख ली तो भैया छोटी चीज़ चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। वैसे हर जगह की अपनी खासियत है। अगर समय है तो गंगटोक MG रोड के पास उसको देखने जा सकते हैं। वहाँ आमतौर पर मार्च से सिक्किम फ्लावर फेस्टिवल शुरू होता है, जिसमें अलग अलग वर्गों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं। फूलों की खुशबू के साथ अब गिरते पानी की ओर चलते हैं। जी हाँ, अब एक और वाटरफॉल की बारी है जिसको हम देखने वाले हैं। हम आ गए बोझोगारी में बुलबुले फॉल्स पर। ये बुलबुले में एक जगह है वाटरफॉल की। ऊपर कितने ज़्यादा रंग बिरंगे फ्लैग लगे हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इतने सारे झंडे सिक्किम या जो अन्य बौद्ध धर्म प्रभाव वाले राज्यों में देखने को क्यों मिलते हैं। इनको प्रार्थना ध्वज कहते हैं, जो कि तिब्बती संस्कृति का हिस्सा है। इन पर प्रार्थनाएं और सिंबल छपे होते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में माना जाता है कि इन पर जो मंत्र एवं प्रार्थनाएं लिखी होती हैं वो हवा के साथ उड़कर ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, जिससे प्राणियों का कल्याण होता है। सामान्यतः ये 5 कलर के होते हैं: सफ़ेद, नीला, पीला, लाल और हरा। कहा जाता है कि 5 कलर के झंडे 5 तत्वों को दर्शाते हैं। ऐसे फ्लैग्स ज़्यादातर मठों, पहाड़ों की चोटियों और रास्तों पर लगाए जाते हैं। यहाँ 100 रुपये में जिप लाइन भी होती है। वाटरफॉल में पानी कम है, बारिश के दौरान प्रवाह काफ़ी बढ़ जाता है। पास तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, बड़े पत्थरों से होकर गुजरना होगा, लेकिन वहाँ पर अभी नहीं जा सकते, इसलिए यहीं से काम चला ले।
रास्ते में आगे और भी वाटरफॉल्स आएंगे, लेकिन उससे पहले तासी व्यू पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उस स्थान की खासियत वहीं बताएंगे। सिक्किम में देखिए 6 ज़िले हैं, जिसमें 21 दिसंबर 2021 को 2 नए ज़िले और ऐड किए गए। बाकी जो 4 ज़िले पहले से दिसाओ के नाम से थे, वो जो है उनका नाम अब बदल चुका है। जैसे ईस्ट सिक्किम था पहले, वो अब हो गया गंगटोक ज़िला, यानी कि इस समय हम गंगटोक ज़िले में घूम रहे हैं। फिर वेस्ट सिक्किम को जो कहते थे, वो हो गया अब ग्यालसिंग। नॉर्थ हो गया मंगन, और साउथ सिक्किम को कहा जाने लगा नामची। बाकी 2 ज़िले पैक्योंग और सोरंग हैं। मैं नॉर्थ सिक्किम यानी मंगल ज़िला पहले घूम आया हूँ। ईस्ट सिक्किम यानी गंगटोक अब घूम ही रहा हूँ, और इससे अगली वीडियो में साउथ सिक्किम यानी नामची और रवांगला चलेंगे। इस तरह मैं सिक्किम का काफ़ी भाग घूम चुका हूँगा, तभी तो कहते हैं कि सिक्किम एक स्टेट टूर है। सामने तासी व्यू पॉइंट की पार्किंग है। इसका भी चार्ज लगता है भैया, फ्री नहीं है। ऊपर से नीचे से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना है। वेलकम टू तासी व्यू पॉइंट। ऊपर और नीचे दोनों जगह खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। मैं ऊपर पहुंच गया। सामने वॉच टावर पर ऊपर जाने के लिए 20 रुपये देने होंगे, लेकिन अभी मौसम पूरा क्लियर नहीं है, जिससे दूर तक साफ नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा रहा। 2 ड्रैगन एक पेड़ को लिए खड़े हैं। सी लेवल से 1890 मीटर की हाइट पर बसा तासी व्यू पॉइंट जो है फेमस है दुनिया की 3रे नंबर की ऊंची चोटी कंचनजंगा व्यू के लिए। यहाँ से सिनो कैप माउंटेन, घने जंगल, कंचनजंगा, माउंट सिनोल्चू और आसपास की चोटियों का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन बादलों के कारण ज़्यादा दूर नहीं दिखाई दे रहा, तो चोटी कैसे दिखाई देंगी? और दूरबीन से देखते हैं तो 10 रुपये अलग से देनी होगी। दूरबीन से भी जो है धुंध में नहीं दिखेगा। इस जगह को तासी नामग्याल ने बनवाया था, जो 1914 से 1963 तक सिक्किम के राजा हुआ करते थे। भूख लग रही हो तो खाना ले सकते हैं, और याद के लिए कुछ चीज़ ले जाना चाहते हैं तो एक छोटी दुकान भी बनी है। चूँकि ये स्थान ऊंचाई पर है, तो भारी मात्रा में लोग यहाँ सनसेट और सनराइज देखने आते हैं। यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, क्योंकि एक तो ड्राइवर साहब ने जो है लिमिटेड टाइम दे रखा है कि इतने टाइम घूमो, जल्दी आओ। दूसरा, अभी हमें काफ़ी आगे जाना है, मतलब काफ़ी आगे तो नहीं जाना, लेकिन कई सारे हमें पॉइंट देखने हैं, इसलिए समय कम है, तो हम नीचे आकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। अगली जो है यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर। नाइट करके गंगटोक का लोकल टूर करते समय एक बात अच्छी है कि ज़्यादातर टूरिस्ट पॉइंट एक ही रोड पर है, और वो भी सड़क किनारे। इससे घूमने में आसानी होती है। एक रोड पकड़ो तो कई सारे टूरिस्ट पैलेस देख सकते हैं। हमारी टैक्सी यहीं पास में खड़ी होगी, और मैं नीचे एक स्थान को देख कर आता हूँ। ये है फाटक बोजोगरी में सी लेवल से 1849 मीटर की हाइट पर बसा गोनजांग मोनेस्ट्री, हिंदी में बोले तो मठ या गोम्पा। इसकी स्थापना 1981 में टिंग के गोनजांग रिम्पोचे जी ने की थी। मेंटेनेंस फीस के नाम से 10 रुपये की एंट्री टिकट लगती है। नीचे चलते हैं। सिक्किम टूरिज्म की बिल्डिंग बनी है, और उसके सामने इस बिल्डिंग में शायद यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट या जो है बौद्ध भिक्षुक रहते होंगे। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक दर्शन होते हैं। गोनजांग मोनेस्ट्री 3 मंजिला है। ये मुख्य बौद्ध मठ है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म की निंगमा परंपरा से संबंधित है। ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को जो है मठवासी शिक्षा, तिब्बती भाषा एवं बौद्ध दर्शन का ज्ञान कराया जाता है। बाकी और भी कार्य होते हैं। मठ के आर्किटेक्चर में तिब्बती और बौद्ध डिज़ाइन यूज हुआ है। रंगीन चित्रों के साथ लकड़ी भी लगी है। अंदर चलकर देखते हैं। यहाँ 8वीं शताब्दी के तिब्बती बौद्ध धर्म के 3 धार्मिक संस्थापकों की मूर्तियाँ हैं, जिनका नाम है खेन लोप चो सम। माफ़ करना अगर नाम के उच्चारण में गलती हुई हो तो। साथ ही गुरु पदम संभव, जिन्हें गुरु रिनपोचे जी भी कहते हैं, उनके 25 शिष्यों की मूर्ति भी है, जिन्हें जेबांग नियरंगा कहा जाता है। गर्भगृह में बुद्ध जी की एक मूर्ति भी देखने को मिलती है। इन रंग बिरंगे फ्लैग के बारे में तो मैं पहले बता चुका हूँ कि इनका क्या महत्व है और ये क्यों लगाए जाते हैं। मोनेस्ट्री से गंगटोक का अच्छा व्यू मिलता है। आज मौसम साफ़ नहीं है, इसलिए किसी भी पॉइंट से दूर तक साफ नहीं दिखाई दे रहा है। मित्रों,
मुझे बौद्ध धर्म के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए अगर वीडियो में कहीं कुछ गलत उच्चारण या गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। मठ देखने के बाद अपनी अगली मंजिल की ओर चलते हैं, वो है बागथांग वाटरफॉल, जो यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। चलते हुए थोड़ी बात पैकेज के बारे में कर लेते हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट सिक्किम में नॉर्थ सिक्किम का टूर करने आते हैं, जिसमें जो है लोग लाचेन, काला पत्थर, गुरुडोंगमर लेक तथा लाचुंग में युमथांग वैली और 0 पॉइंट तक घूम कर आते हैं। अगर आपको ये टूर करना है तो इसके लिए 2 रात 3 दिन वाला पैकेज ले सकते हैं, और अगर नाथुला पास तथा गंगटोक लोकल साइट सीइंग ऐड करते हैं तो 2 दिन और बढ़ा लीजिए। पैकेज के बारे में मैं पिछले कुछ एपिसोड में बात कर चुका हूँ, इसलिए इस बात को यहीं रोककर बागथांग वाटरफॉल को देखते हैं। सड़क किनारे बहते इस वाटरफॉल में पिछले वाटरफॉल के मुकाबले पानी तो ज़्यादा है, जो कि बरसात में और भी भर जाएगा। ये 2 धाराओं में बटकर नीचे आ रहा है। बागथांग में बक का मतलब है जंगल और थांग का अर्थ है घास का मैदान। स्वास्तिक रोड पर बना ये फॉल नॉर्थ सिक्किम जाने वाली रोड पर है। वहाँ जाते समय भी ये रास्ते में आता है, इसलिए अगर लाचेन या लाचुंग जा रहे हैं तब भी इसको देख सकते हैं, और जब वहाँ देख लोगे तो फिर लोकल साइट सीइंग में जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं। खाने पीने के लिए कैफेटेरिया है, यहाँ चाय, मैगी, मोमोज वगैरह मिलते हैं। इस झरने का पानी रतेचू नदी से आता है। ये नदी सी लेवल से 3800 मीटर की ऊंचाई पर तमजे ग्लेशियर झील से निकलती है। अगर जिप लाइन करने का मन है तो 100 रुपये दे दीजिए यहाँ पर। बताओ। अब हम बागथांग फॉल से वापस मेन गंगटोक शहर के अंदर से होते हुए यहाँ से 6.7 किलोमीटर दूर डो ड्रुल चोरटेन गोम्पा की ओर जा रहे हैं। वहाँ जाते समय रास्ते में ये वाजरा टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से लाचेन, लाचुंग के लिए शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सियाँ मिलती हैं। टूर कंपनी वाले नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए आपको सुबह यहीं बुलाते हैं। यहाँ के लिए छोटी कारें नहीं चलती, बल्कि चलती हैं बोलेरो, स्कॉर्पियो, जाइलो, इनोवा या अर्टिका जैसी 7 और 10 सीटर गाड़ियाँ। जबकि लोकल टूर के लिए शेयरिंग में ज़्यादातर ऑल्टो या वैगनारी यूज होती हैं। हम गंगटोक मेन सिटी से होकर गुजर रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो तिरंगा लगा है वहीं पर MG रोड, महात्मा गांधी मार्ग है। इसको मॉल रोड कह सकते हैं। शॉपिंग करने के लिए थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन ऐसी भारत में बहुत कम जो है मॉल रोड देखने को मिलेगी जो यहाँ पर है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी जगह है। इसके बारे में मैं पिछले एपिसोड 5 में बात कर चुका हूँ, इसलिए कुछ देखना है तो वहाँ जा सकते हैं, इसलिए मैं उसके बारे में यहाँ बात नहीं करूँगा। ऊपर आसमान में जो उड़न तस्तरी देख रहे हैं, ये एलियन का कोई यान नहीं है। गंगटोक का 1 किलोमीटर लंबा रोप वे है। इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल मठ की ओर बढ़ते हैं। गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी है। सी लेवल से 1650 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये शहर काफ़ी बड़ा है, जिसकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। यहाँ आने के सही समय की बात करें तो मानसून छोड़कर कभी भी आ जाइए। गर्मियों में टेम्परेचर 20 से 25 के बीच रहता है, जबकि सर्दियों में 4 से 7 के बीच। ऊंचाई पर होने पर भी यहाँ विंटर में बर्फ़ नहीं पड़ती। केवल 1990, 2004, 2005 और 2020 में स्नोफॉल हुई थी, तब बर्फबारी हो गई जैसे भी होनी थी, लेकिन आमतौर पर यहाँ बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं होती। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जो टैक्स फ्री है, मतलब यहाँ के लोगों को अपनी इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता। देखिए कमाल है ना। ये होता है आर्टिकल 371F के तहत, जहाँ पर सिक्किम को जो है कई विशेष अधिकार दिए गए हैं। आगे नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी है, जिसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। यहाँ तक ही कार आती है, इसके बाद आगे पैदल जाना होगा। ऊपर जाने के चढ़ाई के 2 रास्ते हैं, एक गाड़ी वाला और दूसरा सीढ़ियों वाला, लेकिन वाहन तो ऊपर जा नहीं सकते, इसलिए पैदल ही जाना होगा। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, पर चढ़ाई है, जहाँ उम्रदराज लोगों को चढ़ने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। ये है डो ड्रुल चोरटेन। चोरटेन को कहते हैं स्तूप या मठ। इस स्तूप के भीतर दोरजी फुरबा वजरी किलिया के जो है पूरे मंडल सेट तिब्बती पवित्र ग्रंथ
कांग्यूर का एक सेट और अन्य धार्मिक पुस्तकें रखी हैं। नाम का गलत उच्चारण हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। इस स्तूप का निर्माण 1945 में 14वें दलाई लामा के शिक्षक ट्रुलसिक रिनपोचे जी ने किया था, जिन्होंने निंगमा तिब्बती बौद्ध आदेश के एक मेन नेता के रूप में काम किया है। ये मोती जैसा चमकदार सफ़ेद गुंबद इन्हीं को समर्पित है, जिन्हें वज्र किलिया या दोरजी रिनपोचे के रूप में जाना जाता है। परिसर में कुछ छोटे स्तूप भी हैं। गंगटोक के देवराली एरिया में बने इस मठ का उपयोग अक्सर ध्यान, प्रार्थनाएं और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए किया जाता है। सफ़ेद रंग के स्तूप के चारों ओर 108 मणि लखोर या कहें कि प्रार्थना चक्र, इंग्लिश में प्रेयर व्हील्स लगे हैं, जिन पर तिब्बती भाषा में ओम मणि पद्मे हुम लिखा है, जिसका अर्थ है हे रत्न कमल पर विराजमान मैं तुम्हारी शरण में जाता हूँ। इसके और भी कई अर्थ हैं। इस मंत्र का उपयोग प्रार्थनाएं, पूजा, आशीर्वाद और ध्यान आदि में किया जाता है। भक्त इन चक्रों को घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। ये जो प्रार्थना चक्र है, यह स्तूप या चोरटेन लखांग और गुरु लखांग से घिरा है, जहाँ मठ की इमारत में गुरु रिनपोचे जी की 2 बड़ी मूर्तियाँ लगी हैं। इस स्थान पर धर्म प्रचार केंद्र भी है, जहाँ भिक्षु अध्ययन और बाकी काम करते हैं। चोरटेन मठ में करीब 700 भिक्षुओं के रहने की जगह है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ आ सकते हैं। कहते हैं कि कभी इस स्थान पर बुरी आत्माओं का असर हुआ करता था, जिन्हें भगाने के लिए ट्रुलसिक रिनपोचे जी यहाँ आए और स्तूप का निर्माण करवाया। अंदर दिए जल रहे हैं। अब मैं डोड्रुल चोरटेन से बाहर आ चुका हूँ। इसके पास बने एक और स्थान को देखते हैं, जो है नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी। ये एक तिब्बत म्यूजियम है, जिसकी आधारशिला 14वें दलाई लामा ने 10 फरवरी 1957 को रखी थी। इसका निर्माण सिक्किम के 11वें चोग्याल सरतासी नामग्याल ने 1958 में कराया था, जिसका उद्घाटन 1 अक्टूबर 1958 को जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसको तिब्बत अध्ययन शोध संस्थान कहते हैं। मैं इंटरनेट पर पढ़ रहा था तो वहाँ लिखा था कि पूरी दुनिया में ऐसे केवल 3 संस्थान हैं, एक रूस में, दूसरा जापान में और तीसरा ये भारत में, जहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित 200 मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, तिब्बती कलाकृतियाँ, सिक्के तथा संस्कृत, तिब्बती, चीनी और लेप्चा में पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियाँ एवं किताबें रखी हैं। 2 लाइब्रेरी भी है। संग्रहालय सुबह 10 से शाम 4:30 तक खुलता है। बौद्ध धर्म और उनकी संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए ये एक अच्छी जगह है। इन सब स्थानों को देखने के बाद अब अपनी लास्ट डेस्टिनेशन गंगटोक रोपवे पर चलते हैं, जो ड्रुल चोरटेन से करीब 600 मीटर की दूरी पर है। वो सामने उड़न खटोला दिख रहा है ना, मैं उसी में बैठने वाला हूँ। गंगटोक साइट सीइंग के बाद ड्राइवर ने मुझे रोपवे राइड पॉइंट पर छोड़ा। रोपवे का ये टिकट काउंटर है। सामने टिकट प्राइस लिखे हैं, जिनमें 3 से 5 साल के बच्चों का 68 रुपये और 5 साल से ऊपर वाले व्यक्ति का 130 रुपये है। ये राउंड ट्रिप का है, एक साइड के 70 रुपये लगेंगे। हैंडीकैप और 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्री है। वीडियो कैमरा के 100 रुपये अलग से देने होंगे। लेकिन ये सब चार्ज जो मैंने बताए हैं रोपवे के, ये अब थोड़े बढ़ चुके हैं। इसका निर्माण दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड द्वारा किया गया है। कोलकाता की ये कंपनी 1974 में स्थापित हुई थी। ये रोपवे बिजनेस की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। बोर्ड पर कुछ दिशा निर्देश लिखे हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। टिकट टाइमिंग सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक की है। टिकट लेने के बाद लिफ्ट से यहाँ ऊपर पहुँचते हैं। रोपवे आ गया।
लेकिन अभी मेरा नंबर नहीं आएगा क्योंकि भीड़ काफ़ी है, तो थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। जी हाँ, नीचे भी अगर भीड़ ज़्यादा होती है ना तो जो है आपको आधे से 1 घंटा या कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा भी समय लग सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी समय लगेगा अगर पब्लिक ज़्यादा है तो। एक केबिन में 24 व्यक्ति आ सकते हैं। केबिन आते जाते रहते हैं, एक जाएगा तो थोड़ी देर बाद दूसरा आ जाएगा। इस तरह प्रति घंटे में करीब 720 लोगों को ये इधर उधर ले जाता है। मैं केबिन के अंदर आ चुका हूँ। मैक्सिमम भार क्षमता 1625 किलो वजन की है। इसमें बैठने के लिए कुर्सी वगैरह नहीं है, खड़े होकर ही जाते हैं। चूँकि शाम हो रही है और वेदर भी क्लियर नहीं है, इसलिए वीडियो धुंधला नज़र आ रहा होगा। लेकिन आगे मैंने दूसरे ऐप से वीडियो बनाई जिससे वो थोड़ा क्लियर तो हो गया, लेकिन भाई साहब उस ऐप में जो है स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं था कि वीडियो को स्थिर कैसे रखा जाए, जिस कारण वीडियो आगे थोड़ी हिले डुलेगी। ये गंगटोक शहर का शानदार व्यू है। इसमें बैठकर शहर की खूबसूरती देखने को मिलती है। मुझे सामने बनी पहाड़ी तक जाना है। करीब 1 किलोमीटर लंबा ये रोपवे देवराली, नामनांग और तासी लिंग के बीच चलता है, यानी कि इसके 3 स्टेशन हैं। आप इनमें से कहीं से भी टिकट खरीदकर चढ़वे उतर सकते हैं। इनकी लोकेशन देखें तो देवराली स्टेशन सबसे निचला यानी बेस पॉइंट है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी के पास बना है। दूसरा टर्मिनल स्टेशन नामनांग जो है बीच में है, और सबसे ऊंचा वाला स्टेशन तीसरा जो है वो सचिवालय के पास तासीलिंग में है। टिकट जो है सेम डे के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में कभी कर लो कि आज ख़रीद लिया 4 दिन बाद कर लेंगे। सेम डे के लिए जिस दिन ख़रीदा उसी दिन सफ़र करना है। जहाँ से ये रोपवे रवाना हुआ है वो देवराली स्टेशन सबसे निचला बेस पॉइंट है। मौसम कंडीशन ठीक होने पर यहाँ से कंचनजंगा रेंज की बर्फीली चोटियाँ भी नज़र आती हैं। साथ ही ऊपर से शहर, नदी, पहाड़, घाटी जो है सबका दृश्य मिलता है। 15 मिनट की इस रोपवे राइड का उद्घाटन 2003 में किया गया था। सी लेवल से करीब 3500 मीटर की हाइट जाने वाला ये रोपवे एशिया के सबसे ऊंचे रोपवे में से एक है। वैसे तो यहाँ वेदर कभी भी कैसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी गंगटोक में घूमने के सही समय की बात करें तो मार्च से मई और सितंबर से नवंबर तक ठीक महीना मान सकते हैं। रोपवे दूसरे छोर पर बने स्टेशन पर पहुंच चुका है। यहाँ कुछ देर बाद मैं फिर वापसी के लिए रोपवे में बैठ गया। मैंने दोनों साइडों की टिकट ली थी, मतलब राउंड ट्रिप। मुझे वापस एमजी मार्ग पर बने अपने होटल पर जाना था, जो उस साइड से पास पड़ेगा। इतना पास तो नहीं, लेकिन यहाँ के मुकाबले वहाँ उस साइड से थोड़ा कम दूर पड़ेगा। सिक्किम कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला है जैसे कि आप देख सकते हैं, और आबादी भी काफ़ी है। अच्छी बिल्डिंग, होटल सब बने हैं। गंगटोक आ रहे हैं तो इस उड़न खटोले में ज़रूर बैठें, एडवेंचर महसूस होगा। देसी भाषा में मैं रोपवे को उड़न खटोला कहता हूँ। अब चलते चलते गंगटोक घूमने के खर्चे के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ कितना रुपया लगने वाला है। देखिए, वैसे तो सिक्किम एक स्टेट टूर है जिसमें टूरिस्ट काफ़ी जगह घूमते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय कम है, रुपए कम है, केवल गंगटोक आकर लोकल साइट सीइंग करना चाहते हैं और 2 व्यक्ति हैं, तो हम जोड़ लेते हैं हिसाब। आपका 4 सीटर टैक्सी का लगेगा करीब 1200 या 1000 रुपये। 1200 मान लेते हैं तो 2 में डिवाइड होकर हो गया 600 रुपये पर पर्सन। एक दिन होटल का 1500 रुपये, तब एक के लगेंगे 750 रुपये। खाने के 500 ऐड कर लेते हैं। इस तरह एक व्यक्ति का गंगटोक में खर्चा आया 1850 रुपये। अब बताओ सस्ता है कि नहीं? वो डायलॉग है ना कि सस्ता नहीं सबसे अच्छा। भाई साहब, ये सस्ता भी है और अच्छा भी है। हाँ, इसमें गंगटोक तक पहुंचने का खर्चा शामिल नहीं है, जिसे आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं। हमारा रोपवे स्टेशन आ चुका है। यहाँ से उतरकर अब मैं अपने होटल की ओर वापस जाऊँगा। होटल की बात करें तो गंगटोक में कोशिश करें कि एमजी मार्ग के आसपास होटल मिल जाए, जो 2 व्यक्तियों के लिए 1500 रुपये में हो सकता है। मित्रों, एक बात का ध्यान रखें कि मानसून के सीज़न में सिक्किम आने से बचें। अभी तो जून 2025 चल रहा है, लेकिन इस समय भी सिक्किम में काफ़ी बारिश हो रही है, और जुलाई अगस्त में तो ये और भी काफ़ी बढ़ जाती है। तब बढ़ती बारिश से लैंडस्लाइड होती रहती है और काफ़ी हद तक रास्ते ख़राब हो चुके होते हैं। तो जो है ये समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है मानसून के समय, जुलाई अगस्त में। इसलिए अगर आना ज़्यादा ज़रूरी है तो मौसम तथा परिस्थिति देख कर आएँ। पहले मालूम कर ले कि वहाँ चल क्या रहा है।
अगर सब ठीक लगे तभी आएँ। मिड सितंबर से मौसम ठीक होना शुरू हो जाता है, फिर भी जो है सब मालूम करके आएँ। होटल की ओर जाते हुए बिल्कुल एमजी रोड के पास एक बहुत अच्छा, खूबसूरत और शांत मंदिर दिखा, जिसका नाम है ठाकुरबाड़ी मंदिर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये 1935 में सिक्किम के उस समय के चोग्याल द्वारा दी गई ज़मीन के एक छोटे से हिस्से पर बना है। पूरा मंदिर एक बार में नहीं बना। 1945 और 47 के बीच में मंदिर में कुछ और कार्य हुए। इसके बाद 2011 में मंदिर परिसर को बड़ा किया गया, जिसमें एक मल्टीपर्पज़ हॉल और लाइब्रेरी शामिल थी। यहाँ पर काफ़ी सारे देवी देवताओं और भगवान जी की मूर्तियाँ हैं। सुबह 6 से रात 8 बजे तक मंदिर खुला है। मित्रों, एक स्थान पीछे छूट गया था, उसको भी चलते चलते देख लेते हैं, वरना आप बोलोगे कि भाई साहब वो क्यों नहीं बताया। तो सुन लीजिए, ये है एनर्जी पार्क। एंट्री फीस 50 रुपये है। 2 एकड़ में फैले इस पार्क में लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला, जी हाँ, बनझाकरी वाटरफॉल। बान का अर्थ है जंगल और झाकरी का मतलब है पारंपरिक उपचारक, यानी इलाज करने वाला। दूसरा अर्थ वनवासी जादूगर बताया जाता है। यहाँ एक आर्टिफिशियल झील भी है, जिसमें पैडल बोटिंग होती है। इनके अलावा यहाँ काफ़ी कुछ है, लेकिन मेरे पास समय कम है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। तो मित्रों, ये थी अपनी आज की वीडियो। अगर कहीं कुछ छूट गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं अगले एपिसोड में रवांगला और नामची की यात्रा पर। तब तक के लिए जय हिंद।